इस हादसे के बारे में सुनते ही मुझे बहुत सदमा लगा। मैं घबरा गया। एक गांव वाले का हौसला इतना बुलंद हो गया कि उसने ताकतवर पुलिस फोर्स पर ही जानलेवा हमला कर दिया। हमने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। तो कर्नाटक सरकार को जवाब देना ही पड़ा और इसीलिए सरकार ने तुरंत वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का फॉर्मेशन किया और उसे एसटीएफ का नाम दिया गया। 25 ऑफिसर एक बड़े से हेलीकॉप्टर में बैठे। हमने गोपीनाथम क्रॉस किया। नीचे कावेरी नदी दिख रही थी। हेलीकॉप्टर इतना नीचे उड़ रहा था कि हाथी डरकर भाग रहे थे, जंगली सांड भाग रहे थे, जैसे अंग्रेजी मूवी में होता है, रैम्बो जैसी मूवी में। लग रहा था जैसे जंग का मैदान हो। जवानों ने लाइट मशीन गन्स तैयार रखी थी। कवर के लिए रेत के बैग भी बिछे हुए थे। नहीं, मैं नर्वस तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन मुझे समझ आ रहा था कि यहाँ पर कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। मैं अपनी सख्ती के लिए बहुत मशहूर था। मैंने बेंगलोर के बहुत ही मशहूर मर्डर केसेस सुलझाए थे। बेंगलोर में अंडरवर्ल्ड के एक बहुत ही खतरनाक डॉन को गोली भी मारी थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने डिपार्टमेंट में अपना काफी नाम बनाया था। बतौर पुलिस ऑफिसर मेरी काफी धाक थी, तो वीरप्पन को खत्म करना मेरे बाएं हाथ का खेल था। हमने सोचा था हम जंगल को छानेंगे, वीरप्पन सामने आएगा, हम उसे गोली मार देंगे या पकड़ लेंगे। उसकी गैंग में काफी सारे लोग थे। कुछ औरतें और मुत्थु लक्ष्मी भी गैंग के साथ थी। ये बिल्कुल किसी चूहे बिल्ली के खेल जैसा था। धीरे धीरे खबर फैल गई और फिर 2-3 दिन तक तो जैसे ही मुझे कोई पुलिस वाला दिखाई देता था तो मैं भागकर कहीं छिप जाती थी। पुलिस वाले घर घर जाकर वीरप्पन के बारे में पूछताछ कर रहे थे। फिर वो मुझे नदी के पार ले गए और हमने पहाड़ियों में एक गुफा के अंदर तकरीबन 1 हफ्ता बिताया। जंगल के अंदर उनके साथ रहने का ये मेरा सबसे पहला तजुर्बा था। 2-3 दिन तक तो मुझे बहुत ही अजीब सा एहसास होता रहा और अपने सपनों में भी मुझे हाथी ही दिखाई देते रहे। मैंने इनसे कहा, आप मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी। अगर आप पहाड़ी से कूदोगे तो मैं भी कूदने को तैयार हूँ। ये सब कुछ होता देखकर मेरी उम्मीद जागने लगी थी। मुझे लगा कि तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर हम वीरप्पन को पकड़ लेंगे। ये डार्विन की थ्योरी है कि जीत ताकतवर की ही होती है, लेकिन ऑपरेशन में आने वाली मुश्किलों से हम अनजान थे। गर्मियों में हमें बिल्कुल पानी नहीं मिलता था, एक बूंद भी नहीं। हम सुबह सुबह घास पर पड़ी ओस की बूंदें चाटते थे और सर्दियों में बहुत जबरदस्त ठंड पड़ती थी। धुंध भी बारिश की तरह गिरती थी। देखिए, हम पुलिस वाले आर्मी वालों की तरह इतने ट्रेन नहीं थे कि वो सब जेल जाते। हम लोग बेंगलुरु से थे, तो जंगल में हमें बहुत परेशानी हुई। ये वो लोग थे जो अपनी किस्मत आजमाने आए थे। ये सब के सब सोचते थे, अरे कैसे लोग हो तुम, एक आदमी को नहीं पकड़ सके। ठीक है, मैं फला तारीख को आ रहा हूँ, 1 हफ्ता रुकूंगा और वीरप्पन को पकड़। वो आए, रुके, हुलिया बदला, स्टाइल बदला, लेकिन वीरप्पन के आसपास तक नहीं फटक पाए। एक मुजरिम को पकड़ने के 2 तरीके होते हैं, या तो उसके पीछे जाओ, उसका पता लगाओ और पीछा करो, या फिर दूसरा तरीका उसे सरेंडर करवाओ। अब सरेंडर कैसे करवाया जाए, उसके लिए उसके दिमाग से खेलना होगा। और इस बात के लिए मैं सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम लेना चाहूंगा, श्रीनिवास। श्रीनिवास ऐसा इंसान था जिसे यकीन था कि वो लोगों को सुधार सकता है, बिल्कुल गांधी जी की तरह बिना हिंसा के लोगों को सुधारने की कोशिश करता था। वो वीरप्पन को सरेंडर कराना चाहता था, उसे नई जिंदगी देना चाहता था। जहां हम जंगल में वीरप्पन की खोज में लगे हुए थे, वहीं श्रीनिवास उसकी गैंग और परिवार वालों के साथ अपना रिश्ता बनाने में लगा हुआ था। उसने गोपीनाथम में अपना घर, अपना हेडक्वार्टर, अपनी जगह बनाई। गोपीनाथम में रहने वाला हर एक इंसान श्रीनिवास को बहुत पसंद करता था। जहां दूसरे अफसरों ने अपनी मांगे हमारे सामने रखी और कहा वीरप्पन को पकड़वाओ, हम मदद करेंगे, लेकिन श्रीनिवास, उनका तरीका अलग था। उन्होंने मंदिर की साफ सफाई करवाई और मरम्मत भी। उन्होंने गरीबों के लिए घर बनवाए, बीमार लोगों का इलाज करवाया, प्रेग्नेंट औरतों को हॉस्पिटल ले जाते थे। जब मैं प्रेग्नेंट थी मुझे भी हॉस्पिटल ले गए थे। बहुत अच्छे इंसान थे। वो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था, बस अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। वो इस गांव में ये जानने के लिए आया था कि लोग वीरप्पन को भगवान क्यों मानते हैं। वीरप्पन लोगों की मदद करते हैं, सबको प्यार करते हैं, गांव वालों को कोई परेशानी है तो उसे दूर करते हैं। तो अगर मैं भी वैसा करूं जैसा वीरप्पन करते हैं तो गांव वाले वीरप्पन पर भरोसा करेंगे या फिर डीएफओ पर। इसलिए इनके दिल में उस डीएफओ के लिए बहुत गुस्सा था।
लोग श्रीनिवास के बहुत करीब आ गए और धीरे धीरे इंफॉर्मेशन मिलने लगी। श्रीनिवास एक तरह से एसटीएफ के इकलौते इंचार्ज बन गए। हम लोग बोधमलाई की पहाड़ियों में तकरीबन 1 महीने तक छिप कर रहे। उस वक्त पतझड़ का मौसम था। उन्होंने कहा हम वहाँ गए तो कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। हमारे पास खाना है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जब बात जंगल के अंदर रहने की आती है, जब आप उनमें रहना शुरू करते हैं तो कुदरत आपसे पेड़ पौधों के जरिए बात करने की कोशिश करती है। मैं आज भी सुनता हूँ कि गैंग के लोग जंगल के जानवरों की ही तरह हमेशा चौकन्ना रहते थे। वो सो रहे हों, जाग रहे हों, कोई भी काम कर रहे हों, लेकिन उनके जो कान होते थे और उनका ध्यान 24 घंटे सिग्नल पर ही रहता था। कोई आया, उन्हें झट से पता चल जाता था। जैसे गौरैया आवाज करती है ना, जैसे ही गौरैया ने किसी पुलिस वाले को आते देखा तो वैसे ही गौरैयों का झुंड इकट्ठा होकर मेरे पति के पास आकर ची ची करके शोर मचाने लगता था, जैसे कह रही हूँ पुलिस आ गई है, भागो भागो। सोचो मुझे कैसा लगता होगा। वो बोलते थे तुम यहाँ क्यों आई हो, पुलिस आ गई है, चलो चलो भागो यहाँ से। श्रीनिवास के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी थी कि वीरप्पन बोधमलाई में कहीं जाकर छिपता है। तमिलनाडु पुलिस और कर्नाटक पुलिस ने बोधमलाई इलाके के 25 किलोमीटर के रेडियस को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन श्रीनिवास ने सब पुलिस वालों को साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दी थी कि अगर कहीं भी वीरप्पन दिखे तो उसे मारना नहीं, वीरप्पन पर गोली नहीं चलाना। श्रीनिवास ने सबको बता दिया था। वीरप्पन बाहर आ जाओ, मैं गोली नहीं चलाऊंगा। मैंने सुना श्रीनिवास मेरे पति को आवाज दे रहा था। बहुत टेंशन वाला वक्त था। मैंने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब हम क्या करें। उन्होंने कहा झुक जाओ और बस चलती रहो, उत्तर की तरफ भाग चलते हैं। इस तरह हम उत्तर दिशा में चले गए। हमने बोधमलाई पार कर लिया। वहाँ पहुँचते ही अचानक मेरे पति ने कहा तुम भाग नहीं सकती, अच्छा होगा तुम सरेंडर कर दो। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। कहने लगे कि तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए पुलिस तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। कितने महीने की प्रेगनेंसी थी? 8 महीने की। मेरे लिए वो बहुत ही मुश्किल वक्त था। श्रीनिवास की वजह से वीरप्पन भाग निकला। पूरी एसटीएफ पुलिस कमांड में थी, लेकिन वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उन्होंने पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि कोई गोली न चलाए। हम सभी साथी बहुत गुस्से में थे। हम वीरप्पन को उसी वक्त उसी जगह मार सकते थे। बहुत से लोग कहेंगे कि उसने हमें मना किया था इसलिए मैंने गोली नहीं चला। आपको नहीं लगता वो सिर्फ अपनी नाकामी छुपा रहे हैं? कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन उसी दौरान श्रीनिवास ने वीरप्पन गैंग के 20 लोगों को सरेंडर करवाया और ये बात सच है। और वो सब के सब गोपीनाथम में श्रीनिवास के घर में रह रहे थे। क्या आप यकीन करेंगे कि उस कमरे में श्रीनिवास उन 20 लोगों के साथ रह रहा था? और इसकी एक वजह थी, श्रीनिवास उनके जरिए वीरप्पन और उसके बाकी लोगों को पकड़ना चाहता था। श्रीनिवास का मकसद बड़ा था। तब मैं पूरे 2 महीने हॉस्पिटल में थी, 8वां महीना और 9वां महीना। मेरी बच्ची 10वें महीने में पैदा हुई। उसके बाद मैं अपनी माँ के घर चली गई। जब मेरी बच्ची कुछ 8 महीने की थी तो एक दिन मैंने देखा कि डीएफओ श्रीनिवास बंगले की तरफ आ रहा था और जैसे मेरे पति कंधे पर बंदूक रखते थे, ठीक वैसे ही उसके भी कंधे पर बंदूक थी और हमारे 12 लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पति के पीछे चला करते थे। ये सब होता देख मुझे उनकी बहुत याद आई। दिल कर रहा था उड़कर उनके पास पहुंच जाऊं। मैं बस यही सोचती रहती थी कि वो क्या कर रहे होंगे या इस वक्त वो कहाँ पर होंगे। जैसे आपको किसी चीज की आदत पड़ जाती है और आप उसके बिना रह नहीं पाते। मेरी हालत भी कुछ वैसी ही हो गई थी। और तभी उनका संदेश मिला कि बच्ची को माँ के पास छोड़कर मेरे पास जंगल में आ जाओ। मैंने अपनी बच्ची को गले लगाया और उसे बहुत प्यार किया। मुझे बहुत रोना आ रहा था और मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ आप थोड़े दिन के लिए मेरी बच्ची को संभाल लो क्योंकि अब मुझे उनके पास जाना होगा। पुलिस ने मुझे ढूंढा नहीं क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने मुझे हाथ भी लगाया तो मेरे पति उनको जान से मार देंगे। इसलिए उन्होंने मुझे सुबह तक नहीं ढूंढा और मैं उनके पास पहुंच गई। मुत्थु लक्ष्मी वापस जंगल में भाग गई, जिसकी वजह से एसटीएफ में जो गुस्से की आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी वो भड़क उठी। श्रीनिवास जो कुछ भी कर रहा था उससे एसटीएफ के कई ऑफिसर्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो उसकी बिना हिंसा के लोगों को सुधारने की फिलॉसफी से बिल्कुल सहमत नहीं थे और इस वजह से उनके बीच एक दरार सी पड़ गई। क्योंकि श्रीनिवास वो अकेला था जिसकी वजह से ये कामयाबी मिली थी और दूसरों से एक केस भी नहीं सुलझा था।
वो एक आदमी भी सरेंडर नहीं करवा पाए, इसलिए पूरा कर्नाटक पुलिस डिपार्टमेंट हताश था। और इसी हताशा को मिटाने के लिए वो लोग श्रीनिवास के खिलाफ अफवाहें फैलाने लगे। मारी वीरप्पन की सबसे चहीती बहन थी। श्रीनिवास ने उसे काम दिया, उसे नर्स की नौकरी थी और मारी श्रीनिवास पर बहुत भरोसा करने लगी। तो श्रीनिवास मरियम्मा को शाम 6 या 7 बजे अपनी जीप में बिठाते थे। सारे गांव वाले देखते थे, पुलिस वाले देखते थे और उनके बारे में गॉसिप शुरू कर दी। यहाँ तक कि कांस्टेबल भी बातें करने लगे थे कि श्रीनिवास का मरियम्मा के साथ चक्कर चल रहा है। गांव में अफवाहें फैल रही थी। लोग तो ये भी कहते थे कि मारी डीएफओ की रखेल है, लेकिन मुझे लगता है उनके जैसा आदमी ऐसा काम कर ही नहीं सकता। उस इंसान की तो पूजा करनी चाहिए। बहुत ईमानदार थे वो। जरूर किसी घटिया इंसान ने अफवाह फैलाई होगी। कन्नड़ में एक लफ्ज होता है गाड़ी मात, हर जगह चलता है। गाड़ी मात का मतलब होता है कि X जाकर Y को बताएगा और Y जाकर Z और A को, A जाकर B, C और D को और फिर आगे। इस तरह बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है। मतलब बात वीरप्पन तक पहुंच गई। 100% एब्सोल्युटली करेक्ट। वीरप्पन ने मरियम्मा को एक चिट्ठी लिखी। पूरी दुनिया वीरप्पन का नाम जानती। मैं पूरी दुनिया में मशहूर हूँ। मैं पूरे जंगल पर राज करता हूँ और यहाँ मेरा कानून चलता है। गांव में ये सब क्या हरकतें कर रही हो? मैंने सुना तुम मेरे दुश्मन श्रीनिवास के साथ चक्कर चला रही हो। अगर तुम सच में मेरी बहन हो तो जब भी वो कमीना आए उबलता हुआ तेल उस पर डालकर उसकी जान ले लेना। अगर तुम मेरी बहन हो तो ये काम जरूर करना, और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। पुलिस को ऐसा शक था कि मारी अपने भाई से बात करती है तो वो उसे तंग करने लगे। तुम यहाँ सच नहीं बोलोगी तो शनिवार को तुम्हें बिजली के झटके देंगे, ऐसा बोल के उसे धमका रहे थे। वो बेचारी डर गई। सब उम्मीदें खत्म हो गई। एक बच्चे ने मुझे आकर बताया मरियम्मा ने जहर खा लिया। मैंने कहा अभी तो उससे बात हुई थी। ये बात हो ही रही थी तो मैंने देखा सड़क के उस पार मेरे जानने वाले का होटल था, जिसके पास कुएं पर वो पानी लेने के लिए आई थी। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें ऐसा करने की सलाह किसने दी? तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी इतनी सी बात पूछने पर वो जोर जोर से रोने लगी। उसे हॉस्पिटल ले गए लेकिन वो बच नहीं पाई। जब उसकी बॉडी को लाया गया तब डीएफओ साहब और अर्जुनन आए। लोगों ने उन्हें कहा आप रहने दीजिए, हम अर्थी उठा लेते हैं। तब वो कहने लगे नहीं, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, मैं इसे खुद ही शमशान तक लेके जाऊंगा। मैंने उस महान इंसान को शमशान में रोते हुए देखा, मानो जैसे कल ही की बात हो। उनका तो उससे कोई रिश्ता भी नहीं था। उसकी मौत की खबर पेपर में 2 दिन बाद आई। जब उन्हें उसकी मौत का पता चला तो पूरा दिन वो भूखे रहे, कुछ नहीं खाया, बस अकेले बैठकर रोते रहे। उनका मानना था डीएफओ की वजह से उनकी बहन मरी। देखिए, पूरी स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उसके सभी साथियों का उस पर काफी प्रेशर था। वो कहते थे तुम्हारी जान को खतरा है, तुम वीरप्पन को पकड़ने का काम पुलिस पर छोड़ दो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उसने क्या किया? उसने एक दूसरा तरीका निकाला। उसने कहा सर मुझे 15 दिन और दे दो। और 15 दिन क्यों मांगे? क्योंकि उसे अर्जुनन का इंतजार था। श्रीनिवास ने प्लान किया कि अर्जुनन अपने भाई को किसी तरह जुर्म का रास्ता छोड़ने के लिए राजी कर ले। अर्जुनन ने डीएफओ पर यकीन किया। उसने कहा मेहरबानी करके सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम शांति से जी नहीं पा रहे। मारी की मौत हो चुकी है, पूरे परिवार को नुकसान हो रहा है। अगर तुम अभी सरेंडर कर दोगे तो तुम बाहर आकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाओगे और यही हम सबके लिए अच्छा रहेगा। ये सुनकर मेरे पति ने कहा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं सरेंडर कर दूंगा, लेकिन पहले उस डीएफओ को तुम्हें मेरे पास लेकर आना होगा। श्रीनिवास गोपीनाथम से 6 किलोमीटर पैदल चला। अर्जुनन और डीएफओ दोनों जोश में आगे आगे चल रहे थे। तब मैंने देखा कि डीएफओ साहब का पैर किसी चीज में अटक गया और वो गिर पड़े। तो मैंने कहा ये अपशकुन है, आप आगे मत जाइए। तब उन्होंने कहा एक न एक दिन तो सबको मरना है। तो फिर मैं क्या कहता, मैं भी उनके साथ चल पड़ा। जब हम आगे नदी के किनारे पहुंचे तो मैंने देखा कि पानी ज्यादा गहरा नहीं था, मतलब टखनों तक पानी था। तभी डीएफओ साहब ने अपना जूता साफ करने के लिए पैर जड़ पर रखा, क्योंकि उस पर कीचड़ लगा था। तभी 3 गोलियां चली। எனக்கு அவன் பண்ண கொடுமையெல்லாம் மறந்துட்டு அந்த டிஎஃப் திருட்டு பையன் நான் சரண்டர் ஆகுன்னு சொன்னா நம்பிட்டான். கெட்ட நேரம் நான் போய் இந்த நாயங்கிட்ட சரண்டர் ஆவேன், அவனை வதம் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாளாவே திட்டு போட்டு காத்துக்கிருந்தேன். அவன் முழங்கை எடுத்து அத்தோடைய வெட்டினேன்.
என்னை பிடிச்சி இந்தியா லெவலில் பதக்கம் வாங்க என்னெல்லாம் ட்ராமா பண்ணேன். என் தங்கச்சி சாவுக்கு காரணமானவன்ல நீ வா. மண்ணெண்ணியை ஊற்றி அவன் மேலே நெருப்பு பற்றாச்சு. அவன் மூஞ்சில நெருப்பு வச்சு கருக்கி அவன் பண்ண துரோகத்துக்கு அப்போ பெரிய அடங்கலை. கழுத்தோட தலகாயை வெட்டி அது எடுத்துட்டு வந்து. कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं सुधारा जा सकता. सुधरने का सवाल ही नहीं पैदा होता. आप चाहे उन्हें किसी भी तरह की सहूलियत दे दो, इस तरह के लोग कभी सुधर ही नहीं सकते. वो एहसास बहुत ही बुरा था. आपको लगेगा कि हमें पता था ये होगा, उसने हमारी बात नहीं सुनी. हमने कहा था ऐसा होगा पर उसने एक नहीं सुनी. हर कोई बस अपना सिर पीट रहा था और यही कह रहा था. लोगों ने उन्हें कैंप में छोड़ दिया. जैसे ही सारी औरतों ने उन्हें देखा वो रो पड़ी. हमने उन्हें छुआ. लगा एक अच्छा इंसान चला गया. क्या बर्बादी ही मकसद है? हमें कुछ नया बनाना चाहिए. जिंदगी ऐसे बर्बाद क्यों करें? ऐसे इंसान बहादुर नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं. फिर चाहे वो कोई भी हो. सिर नहीं था, चेहरा ही तो पहचान होती है. उनकी आंखें, उनकी मुस्कान, वही तो उनकी असली खूबसूरती थी. जब सिर ही नहीं रहा तो देखने के लिए बचा क्या? बताओ. हो सकता है वीरप्पन के साथ गलत हुआ हो, लेकिन गलत का जवाब गलत से क्यों दिया? क्योंकि कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है.